नमस्कार। हम YouTube के माध्यम से जो वर्कबुक है उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा रहे थे। तो कार्यपत्रक 1 और कार्यपत्रक 2 की वीडियो अपने पहले बना चुके हैं। इसी कड़ी में कार्यपत्रक 3 की वीडियो अपने आज बनाएंगे। तो हम कक्षा 10 के विज्ञान के जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अध्याय है उसके कार्यपत्रक 3 की वीडियो बना रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संक्षारण किसे कहते हैं? तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण किसे कहते हैं? जब कोई धातु अपने आसपास इसके संपर्क में आती है या तो वायु या अम्ल या फिर आर्द्रता के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को या घटना को संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण में अपने बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, जैसे कि लोहे पे जंग लगना भी क्या है? संक्षारण। तो लोहा नमी के और वायु के संपर्क में आने से क्या बन जाती है? उस पर जंग लग जाती है तो उसकी जो चमकदार सतह होती है वो क्या है? भूरे रंग की हो जाती है। इसी तरह संक्षारण की घटना चांदी और कॉपर के साथ भी होती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस घटना के कारण चांदी काली पड़ जाती है? तो फिर वही है, यदि इसका एक शब्द में उत्तर देना हो तो अपने क्या कहेंगे कि चांदी काली क्यों पड़ जाती है? संक्षारण के कारण। किस घटना के कारण? संक्षारण। तो संक्षारण के कारण चांदी काली पड़ जाती है। तो अपने इस रिएक्शन को भी देखेंगे कि चांदी का सूत्र होता है Ag। Ag क्या है? चांदी, या इसको बोलते हैं सिल्वर। जब ये वायुमंडल में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बन जाता है? सिल्वर सल्फाइड। ये क्या थी? सल्फर। तो क्या बन जाएगा? सिल्वर सल्फाइड। और जो सिल्वर सल्फाइड है ये किस रंग का होता है? ये एक काला पदार्थ है। तो इसी कारण चांदी है वो काली पड़ जाती है। तो एक शब्द में उत्तर देना हो, संक्षारण के कारण चांदी काली पड़ जाती है। संक्षारण की घटना लोहे में, चांदी में और कॉपर में देखी जा सकती है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो तीसरा क्वेश्चन है, कॉपर के ऊपर हरापन कौन सी अभिक्रिया के कारण दिखाई देता है? तो वही बात है, ये वही टॉपिक चल रहा है कि हरेपन का कारण तो क्या है? संक्षारण। तो संक्षारण के कारण जो कॉपर के ऊपर हरापन आ जाता है या हरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो ये इस अभिक्रिया में क्या होता है? जो कॉपर है वो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ और साथ में नमी जल के साथ H2O के साथ अभिक्रिया करती है, साथ में वायु भी होती है। तो इससे क्या बन जाता है? एक तो कॉपर कार्बोनेट बन जाता है और साथ में कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो इसे कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या कहते हैं इसे? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो ये कैसे रंग का होता है? हरे रंग का होता है। तो कॉपर के ऊपर जो हरापन है वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनने के कारण जमा हो जाता है, या अपने कहें कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक मिश्रण बन जाता है, जिसे कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और ये हरे रंग का होता है। ये संक्षारण की ही घटना है। अगला क्वेश्चन है, निश्चित अवधि के पश्चात तेलीय खाद्य पदार्थों का स्वाद क्यों बदल जाता है? जो तेलीय पदार्थ होते हैं, खासकर यदि अपने उसको फ्रिज में नहीं रखते तो वो क्या होता है? धीरे धीरे उनका स्वाद है वो बदल जाता है। तो इस घटना का नाम क्या है? सबसे पहले इस घटना को कहते हैं विकृत गंधिता। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। गंधिता कहते हैं स्मेल को, विकृत मतलब खराब, तो उसकी स्मेल वगैरह खराब हो जाती है, उसका जो स्वाद है वो भी बदल जाता है। तो इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। इसका कारण है ऑक्सीकरण। किसके कारण? ऑक्सीकरण के कारण, या ऑक्सीकरण को कहते हैं उपचयन।
तो उपचयन या ऑक्सीकरण के कारण उनका स्वाद है वो बदल जाता है। उपचयित होने पर तेल अथवा जो वसा वाले पदार्थ हैं वो विकृत गंधी हो जाते हैं, उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। अच्छा, इन्हें रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? इन्हें रोकने के लिए उसमें या तो प्रति ऑक्सीकारक मिला सकते हैं। क्या मिला सकते हैं? प्रति ऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा क्या मिला सकते हैं? उन्हें अपने वायुरोधी बर्तनों में रख सकते हैं। वायुरोधी बर्तनों में क्यों रखेंगे? क्योंकि ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण या उपचयन क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन का कट ऑफ हो जाएगा। वायुरोधी बर्तनों में क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन प्रवेश ही नहीं कर सकेगी। ऑक्सीजन प्रवेश नहीं कर सकेगी तो ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्हें वायुरोधी बर्तन में रखा जाता है। तो तीसरा क्या है कि उसमें से सारी ऑक्सीजन निकाल के कोई अन्य उनकी जगह गैस भर दी जाती है, जैसे नाइट्रोजन गैस या कोई और गैस भर दी जाती है। तो इस तरीके से भी अपने विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीलबद्ध चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? तो वही क्वेश्चन है कि तेलीय खाद्य पदार्थ होते हैं चिप्स, तो उनकी जो थैली है उसमें ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, ताकि विकृत गंधिता ना हो, कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। क्योंकि ये क्या होती है? नाइट्रोजन गैस होती है, ये बहुत ही कम सक्रिय गैस होती है। कम सक्रिय गैस। कारण क्या है कि नाइट्रोजन के 2 अणु हैं ना, तो उनके बीच 3 बंध पाए जाते हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण जो नाइट्रोजन गैस है किसी पदार्थ के साथ जल्दी से अभिक्रिया नहीं करती। तो सीलबद्ध चिप्स की थैली में जो गैस भरी होती है वो कौन सी है? नाइट्रोजन गैस। तो इसके 2 कारण होते हैं। वैसे तो वो उसको एयर टाइट भी कर सकते हैं, वायुरोधी भी बना सकते हैं चिप्स की थैली को, लेकिन उससे अपने को क्या होगा, उनकी मार्केटिंग पे बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो उपभोक्ता को दी जाने वाली चिप्स की सही मात्रा का पता चल जाएगा। तो इसलिए मार्केटिंग के लिए या फिर अपने कह सकते हैं साइंस के हिसाब से देखें तो उपापचय को रोकने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो आगे है उपचयन अपचयन को परिभाषित कीजिए। तो उपचयन किसे कहते हैं? उपचयन को एक और शब्द कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। उपचयन को कहते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन रिडक्शन या अपचयन होता है। तो उपचयन और अपचयन साथ में किसे कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन है वो साथ साथ हो, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यदि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक तो क्या होता है? उपचयित होता है या ऑक्सीकृत होता है। उपचयित या ऑक्सीकृत। एक अभिकारक तो उपचयित या ऑक्सीकृत तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। अपचयित होता है। तो इस अभिक्रिया को उपचयन अपचयन, एक नाम तो इसका है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। या इसे क्या कहते हैं? या इसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या होगा? 2 पदार्थ होंगे, एक पदार्थ का 2 अभिकारक होंगे, एक अभिकारक का ऑक्सीकरण हो जाएगा, दूसरे अभिकारक का अपचयन हो जाएगा। इसे अपने उदाहरण द्वारा समझते हैं उपचयन अपचयन को। जैसे एक उदाहरण है कि कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बन के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, प्लस साथ में कॉपर अलग हो जाता है। तो अब अपने इस अभिक्रिया को विस्तार से देखें। तो सबसे पहले जो पदार्थ है कॉपर ऑक्साइड। कौन सा पदार्थ? कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड है, ये किस में बदल गया? कॉपर के रूप में। किस में बदल गया? कॉपर में। तो अपने अब यहाँ से यहाँ देखें तो इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का
ऑक्सीजन का निकलना। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। तो अपने से इस अभिक्रिया में पूछे तो कॉपर ऑक्साइड का तो क्या हो रहा है? अपचयन। और कार्बन किस में जा रहा है? कार्बन जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसमें हो रहा है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण या उपचयन। तो एक ही अभिक्रिया में एक पदार्थ का तो अपचयन हो रहा है और दूसरे पदार्थ अभिकारक का उपचयन हो रहा है, तो इस अभिक्रिया को सम्मिलित रूप से अपचयन, उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवक्षेप क्यों प्राप्त होता है? तो अवक्षेप किसे कहते हैं? कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में सफ़ेद रंग के गाढ़े जल में अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसे अपने कहेंगे अभिक्रियाओं में श्वेत मतलब सफ़ेद रंग के गाढ़े या फिर जल में अघुलनशील या अविलेय भी लिख सकते हैं अपने, है ना। तो जल में अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है। जिसे क्या कह देते हैं? जिसे अवक्षेप कहते हैं। जैसे अपने एक अभिक्रिया देख सकते हैं कि आपकी जो बुक में दे रखी है कि सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया जब अपने बेरियम क्लोराइड से करवा देंगे तो क्या होगा कि ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसमें बेरियम सल्फेट बन जाएगा और साथ में सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये जो बेरियम सल्फेट है इसे क्या कहते हैं? बेरियम सल्फेट। ये जो बेरियम सल्फेट है ये क्या है? जल में अघुलनशील होता है। तो इसे बेरियम सल्फेट को क्या बोलेंगे कि ये अवक्षेप के रूप में बनता है। किसके रूप में बनता है? अवक्षेप के रूप में। तो इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस तरह से अवक्षेप प्राप्त करता है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो है वो पसंद आई होगी। तो धन्यवाद।